आज का वीडियो जो है ये बायोलॉजी का महासंग्राम है और इस महासंग्राम का आज 5वां सीरीज है। 4 ऑलरेडी हमने कर चुका हूं और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर फिर भी आपसे मिल नहीं पा रहा है या फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ओपन नहीं हो रहा, तो आप मेरे नंबर यहां नोट कर लीजिए 76677547 और 71। इस पे व्हाट्सअप करने की कोशिश कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, इतना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस पे व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात जरूर बोल दूं कि जितने भी हिंदुस्तान में एग्जाम होते हैं और जिन एग्जाम में जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे यहीं इर्द गिर्द के आसपास घूमते हैं। अगर आपको इसको अच्छे से समझ लिए और अंदर रख लिए तो फिर आपका आसानी से बायोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। और बायोलॉजी का क्वेश्चन कभी भी आयोग इस तरीके से नहीं देने की कोशिश करता है कि आपका जो है कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया जाए और साइंस वाले को अंदर किया जाए। और ना ही हिस्ट्री में कभी भी इतना फास्ट या इतना हार्ड क्वेश्चन देने की कोशिश करता है जिससे कि आर्ट्स बैकग्राउंड को अंदर ले लें और कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड को बाहर कर दें। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, आयोग बीच का रास्ता दिखाता है और हम भी आपको बीच का ही रास्ता लेके आपके सामने आए ताकि आपका ये वीडियो जो है आपकी लाइफ में बेस्ट कर सके और आपका सिलेक्शन आसानी से करवा दे। और इसके साथ साथ में दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर तक आपको पिछले वीडियो में छोड़ चुका था, 92 से चलते हैं। जलीय अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्मा के रूप में जलीय अपघटन में जो है उष्मा की ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ध्यान रखना। 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपचय यानी केटाबॉलिज्म, इसी को कहते हैं अपचय। यानी कार्बन यौगिक के विखंडन जब होता टूटता है तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ही ये टूटता है। आइए थोड़ा सा डिटेल से इसको समझते हैं पूरा व्याख्या के साथ में। अपचय यानी कि केटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि कार्बन यौगिक के विखंडन से क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है। कार्बन यौगिक का टूटना शुरू होता है और ऊर्जा का निकलना शुरू हो जाता है। केटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों का विघटित करके सरल और विलय पदार्थ के रूप में यह क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और यह जो है डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। कहने का मतलब केटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो पोषक तत्व होता है उसको विघटन कर देता है, छोटा कर देता है और विलय पदार्थ के रूप में यह परिवर्तित कर देता है। इसके पीछे वजह जो होता है केटाबॉलिज्म होता है और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं। नेक्स्ट जो है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है एनाबॉलिज्म जिसको कहते हैं अपचय और दूसरा जो होता है एनाबॉलिज्म जिसको कहते हैं उपचय और केटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं अपचय। उपचय और अपचय दोनों याद रखिएगा। जो कि उपापचय का जो कि मेटाबॉलिज्म है उसके 2 प्रकार, एनाबॉलिज्म और दूसरा केटाबॉलिज्म, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है इससे। अपचय यानी कि एनाबॉलिज्म पोषक तत्वों के सर्वांगीण और इससे उत्तकों का निर्माण की क्रिया को अपचय कहते हैं और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में रिक्रेट्स तथा एस्ट्रियोमेलेसिया, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रियोमेलेसिया जो होता है बच्चों में, रिक्रेट्स और एस्ट्रोमेलेसिया किस रोग की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर आई थिंक आप बता दीजिएगा क्योंकि कई बार हम आपको बता चुके हैं और कई बार पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की वजह से जो है रिक्रेट्स और एस्ट्रोमेलेसिया नामक बच्चों में जो है बीमारियां होती है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। कोबाल्ट धातु जो है कौन सा विटामिन खा लें जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर कोबाल्ट चला जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि B12। B12 अगर विटामिन खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो कोबाल्ट चला जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको व्याख्या सहित बेहतरीन तरीके से समझते हैं क्या है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। अगर विटामिन B12 आप खा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बॉडी के अंदर कोबाल्ट को ले रहे हैं। विटामिन B2 से जो है रेबोफ्लोविन कहते हैं इसको, और यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। किसमें? तो विटामिन B2 जो है, अगर आपको ढूंढना विटामिन
जो है B12 नहीं, विटामिन B2 तो आपको मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा में पाया जाता है और इसको कहते हैं रेबोफ्लोविन। ध्यान रखिएगा। त्वचा का फटना, जीभ का कट जाना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ जाना, इसका सीधा सा मतलब होता है कि विटामिन B2 का कमी है। और यही तो क्वेश्चन पूछता है कि बाल का झड़ना कौन से विटामिन की वजह से झड़ता, आपको दे देगा ऑप्शन विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन ए, विटामिन पता नहीं क्या क्या, जो भी ऑप्शन दे देगा। और अगर आपको पास में पता है कि विटामिन B2 की वजह से जो है बाल झड़ता है, मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, त्वचा का फटना शुरू हो जाता है, इन सब की वजह जो विटामिन B2 तक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर अब भी और आज भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं भी नहीं बता सकता हूं क्या होगा आगे। चलिए विटामिन B6 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन था कोबाल्ट की धातु किस विटामिन में होती है। इसका ऑप्शन पहला था B1, B2, B6 और B12। B12 का कोबाल्ट बता दिए थे और B2 में आपको बताए थे रेबोफ्लोविन। अब जो बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है B6, इसका रासायनिक नाम जो है साइरोडोक्सिन। और यह क्या होता है, यकृत, मांस और अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। यह जो है मांस, अंकुरित, जब अनाज को आप पानी में रात भर छोड़ दिए, सुबह में निकाल दिए तो धीरे धीरे उसमें अंकुरित हो जाता है, उसमें जो है निकलना शुरू हो जाता है, तो इसी को कहते हैं अंकुरित अनाज। इसकी कमी से मस्तिष्क जो है ठीक से कार्य नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B6 की जो रासायनिक नाम है वो है साइरोडेक्सिन। इसको विटामिन C का रासायनिक नाम कहते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा जब भी क्वेश्चन तो विटामिन B6, इसकी वजह से जो है मस्तिष्क काम करना जो है थोड़ा कार्य जो नहीं कर पाता ठीक से, और शरीर का भार कम होने लगता, और इसी की वजह से जो है आपका शरीर का भाग, आपको लगेगा कि हम बहुत हल्के हो चुके हैं, कभी भी आप गिर सकते हैं या इधर से उधर हिलडुल सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि विटामिन C की आपके बॉडी के अंदर कमी है। विटामिन B6 ले लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीत यानी कि बाइल का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत में, यानी कि बाइल, पीत जिसको कहते हैं, पीत का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, और पीत यकृत के निर्माण होता है। पीत का जो है यकृत में निर्माण होता है। पीत का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, लीवर, यकृत में होता है, एवं गॉल ब्लैडर में जमा होता है। क्या, तो पीत। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन C है, तो इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, तो विटामिन C। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार यही ऑप्शन दे देगा। और हमेशा क्या होता है ना, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। जो वाकई में PCS की लाइफ जीता है उसकी बात कर रहा हूं, जो टाइम पास करता है उसकी बात नहीं करता हूं। हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं और आता भी है, लेकिन ऑप्शन इतना करीब का मामला हो जाता है, इतना करीब का मामला होता है कि वही हमारे माइंड के अंदर जो है कंफ्यूजन पैदा कर देता है। और यही वजह हो जाता है कि हम सही से सही ऑप्शन के पास में पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम भी इधर से भागते रहता है। और यही वजह होता है कि हम सही तरीके से नहीं पहुंच पाते सही आंसर की वजह पास, और रिजल्ट भी हमारा रुक जाता है। लेकिन अब और आज के बाद ऐसी कंडीशन नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन C जो है एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से है, इसका रासायनिक नाम है विटामिन C का। नेक्स्ट आते हैं, विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत है। अगर विटामिन A आपको चाहिए तो इसका उत्कृष्ट स्रोत क्या है, तो सीधा सा मतलब है गाजर। अगर आप गाजर खा रहे हैं तो सीधा सा मतलब है आप अपने बॉडी के अंदर विटामिन A की भरपूर मात्रा ले रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो है, शहद में फ्रुक्टोज होता है, पाया जाता है, और प्राकृतिक रूप से इसमें यह जो है मीठा होता है। इसे मीठा बनाया नहीं जाता, बाकी नेचर इसे इतना मीठा बनाया जाता है। और अगर आपको याद होगा, आप मेरी हिस्ट्री क्लास अटेंड किए होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि वैदिक युग में जो मीठा के लिए उपयोग लोग करते थे वो शहद का उपयोग करते थे। खट्टे फल में विटामिन C पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब में जो है जो भी खट्टा हो गया, अचार आप खाते हैं पिकल्स जिसको कहते हैं, अगर खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप विटामिन C को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है कहां पे, ऑप्शन आपके पास में, मुझे सही आंसर के पास आप लिख जाइए। बहुत इजी है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि एमाइलोप्सिन। इसके द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, एमाइलोप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो एमाइलोप्सिन के द्वारा, या कहें तो एमाइलेस के द्वारा होता है, और यह जो है अग्नाशय में स्रावित होता है।
इरेप्सिन, इरेप्सिन एक छोटी आंत में जो है स्रावित होती चलती है, और प्रोटीन को जो है हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को ही क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं, और पॉलीपेप्टिडाइस को जो है एनिमो एसिड में परिवर्तित कर देता है, और यही क्या करता है, पॉलीपेप्टिडाइस को जो है एमिनो एसिड में जो है बदल देता है। पेप्सिन आमाशय में जो है स्रावित होता है, और यह प्रोटीन को जो है पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बदलता है तो क्या होता है, ये कैसे बदलता है, बदलने के बाद इसका नाम क्या होता है, यही सब क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, बस आपको ध्यान रखना है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खरगोश में दांत होते हैं। अब खरगोश में जो दांत होते हैं वो क्या होता है, ऑप्शन आपके पास में, कई बार मैंने बताया भी हूं इसको। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थीकोडोंट। ध्यान रखिएगा, थीकोडोंट। खरगोश के जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट प्रकार के ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में, वायरस का सजीव कहा जाता है। वायरस को जो है सजीव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वायरस को सजीव? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनसंख्या जो है, इनकी संख्या कह सकते हैं, ये जनसंख्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये सजीव होते हैं वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, निम्न में से क्या एक तिलहन है? इन जो ऑप्शन है आप में, इसमें कौन सा एक तिलहन है? इलायची, लहसुन, लौंग या फिर राई? तो इसका सही सा आंसर है राई होगा। राई जिसको सरसों भी हम कहते हैं, मस्टर्ड। क्लियर है? तिलहन ये जो है ये क्या है? तिलहन है। तिलहन का मतलब, तिलहन मतलब जिससे तेल आता है, दलहन जिससे दाल बनता है। क्लियर हो रहा ना? चलिए 103 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वायरस रोग है। अब आपके पास में ऑप्शन है, मुझे बताइए इसका सही आंसर 103 नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। वायरस रोग जो है वो इन्फ्लुएंजा है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। एड्स किस कारण? HTLV3 होता, और ये HIV वायरस से ही होता है। और नियमित टिश्यू यानी उत्तक की वृद्धि के कारण जो है वो कैंसर रोग होता है। और शरीर में WBC की संख्या क्या होती है? बढ़ने के कारण होता है, ब्लड कैंसर होता है। जब शरीर के अंदर WBC की संख्या बढ़ने लगेगी तो फिर ब्लड कैंसर आपके बॉडी के अंदर हो जाएगा। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा मनुष्य एवं पौधे में रोग उत्पन्न होता है। किसकी वजह से? तो जीवाणु की वजह से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि पौधे में और आप में अगर कोई रोग उत्पन्न होता तो इसके पीछे जो कहानी है वो जीवाणु की है। ध्यान रखना है। शरीर के किस अंग या तंत्र में सामान्य कार्य ना हो रही हो तो उसे हम रोग कहते हैं। अगर शरीर के किसी अंग या तंत्र में जो है एक नॉर्मल तरीके से काम होना बंद कर दिया, मान लीजिए कि बॉडी के अंदर, मान लीजिए कोई उंगली में ही एकाएक दर्द हो गया, अब वो मूव करना बंद कर दिया, मुड़ना बंद कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई रोग आ चुका है, जिसकी वजह से वो बॉडी का वो पार्ट जो है सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है। फिर आपको उस जो अंदर रोग गया हुआ है उसको हटाना होगा, तभी बॉडी फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोएटर और थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। यानी कि गोइटर कहें या कहें, दोनों इक्वल ही है। थायराइड ग्रंथि कहें, गोइटर या फिर थायराइड, दोनों इक्वल है, ध्यान रखिएगा। और स्वाभाविक वृद्धि होती है, किसकी वजह से होती है? तो इसका सही जो है आंसर आयोडीन होता है। आयोडीन की ही कमी से क्या होता है? घेंघा नामक बीमारी भी होती है, जिससे क्या होता है? गला जो है आपका वो पूरे तरीके से फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके थायराइड ग्रंथियां जो है अस्वाभाविक रूप से जो है क्या होती है? या तो कमी हो जाती है, और इसकी वजह होती है वो आयोडीन होती है। और आयोडीन किस में पाया जाता है? आपको पता ही होगा, नमक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 नंबर, बैक्टीरियोफेज है, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वायरस जो विषाणु पर जो है भक्षण करता है, इसी को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की ओर। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है? हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर जीवाणु? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। बाकी हरा शैवाल में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, लाइकेन में, लेकिन जीवाणु में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु जिसको कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, का वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है।
क्योंकि ये क्या होता है, क्यों नहीं पाया जाता, इसके पीछे जो वजह होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसी की वजह से इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान से एकदम सुनिएगा लेक्चर को। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है, इसको कहते हैं जो है सहोपकारिता, जिसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ध्यान रखिएगा, जो कि दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। कवक एवं शैवाल मिलकर जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लाइकेन है उसका निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपको याद रहेगा कि कवक और शैवाल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर लाइकेन का निर्माण कर दिया जाएगा। हो गया, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है। ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो है लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है। चलिए आपको एक काम दे देते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं पता करूं कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम अपनी मेहनत को बेकार कर रहे हैं। ये आप जरूर जवाब दीजिएगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। ये आपका काम रहा आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 110 नंबर, उपापचयी एंजाइम यानी कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम अनुपस्थित होता। ध्यान रखिएगा, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणुओं में। उपापचयी एंजाइम जो है विषाणुओं में क्या होता है, नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। उपस्थित मतलब होता है, अनुपस्थित मतलब नहीं होता। तो किस में होता है, तो मेटाबॉलिज्म एंजाइम में। यह विषाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 111 नंबर, बैक्टीरियोफेज में होता है। अब आपके पास ऑप्शन है, जरा सही आंसर मुझे बताइए आप। इसका सही आंसर मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए। आइए, बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडलित जो है डीएनए पाया जाता है। द्विकुंडलित मतलब इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, द्विकुंडलित, क्लियर है ना, द्विकुंडलित पाया जाता है। इसके शरीर में जो है प्रोटीन्स का बना होता है, और इसका शरीर जो होता है किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रथम विषाणु की खोज करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा, बार बार पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी हम उसको गलत करते हैं। जरा आंसर बता के दिखिए, तो बताइए मुझे आंसर। इसका सही आंसर होगा इवानोस्की। ध्यान रखिएगा, इवानोस्की, ये कई बार मैंने बता भी चुका हूं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। हां, अब क्लियर करते हैं। प्रथम विषाणु की खोज जो है इवानोस्की 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे में किए थे। यही तो पूछा जाता है कि प्रथम विषाणु जो खोज किया गया था इवानोस्की के द्वारा 1892 में, वो कौन से पौधे से किया गया था। तो अगर पता रहेगा तो आप बताइएगा, तंबाकू कब किया गया था, तो 1892 में। किसने किया था, तो इवानोस्की ने किया था। और क्या था, किसकी खोज किया था, इवानोस्की ने, तो विषाणु की। 5 क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, जो कि कई बार पूछता है। अब भी यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खुद खरीदिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। अब टोबैको मोस्किस वायरस यानी कि टीएमवी मोस्किस वायरस, ये क्या है, इसके बारे में इवानोस्की ने बताया था, और यहीं से विषाणु की खोज हुई थी। विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण होते हैं। अब आप ही से पूछ देगा कि किसमें सजीव और निर्जीव दोनों गुण होते हैं, विषाणु, उसके बाद बैक्टीरिया, कवक, शैवाल। अब आप फंस जाइएगा, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, आप तो रट्टे हैं, और रटने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि पूरे तरीके से क्लियर आपके दिमाग में नहीं, लेकिन अब दिमाग में रहेगा। विषाणु में जो है सजीव और निर्जीव दोनों गुण होते हैं, अतः इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम इसको कहते हैं, विषाणु को। अब देखिए, विषाणु क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा आपको। देखिए क्या है, विषाणु की खोज किसने की, तो आसानी से बता सकते हैं, इवानोस्की ने। कब किया, 1892 में। इवानोस्की ने किसकी खोज की, तो विषाणु की। कौन से पौधे से इसने विषाणु की खोज की, तो तंबाकू की पौधे से खोज किया। अब कौन सा जो जीव होता है, जो सजीव और निर्जीव दोनों होता, तो विषाणु होता। 6-7 क्वेश्चन तो आपका एक क्वेश्चन में बैठा हुआ है। अब आपका गलत नहीं होगा, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। सबसे बड़ा विषाणु है, अभी तक हम आपको बता रहे थे विषाणु, इवानोस्की के बारे में किया था, किस पे, तो तंबाकू पौधे पे। अब सबसे बड़ा विषाणु क्या है, आपको बताना ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु जो है वो कौन है, तो पॉक्स विषाणु। छोटी माता, जिसको कहते हैं चिकन पॉक्स, याद हो रहा होगा, चिकन पॉक्स, यह जो है
वेरिसेला वायरस यानी कि वेरिसेला विषाणु के द्वारा होता है। छोटी माता जिसको कहते हैं चिकन पॉक्स भी कहते हैं। शरीर के छोटे छोटे दाने होते हैं, शरीर पर जो है छोटे छोटे आपके दाना निकल जाएगा, हल्का बुखार होगा। एक व्यक्ति को एक बार यदि ये रोग हो जाता है तो पुनः नहीं होता, क्योंकि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए फिर से कभी चिकन पॉक्स लौट के नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा। चेचक जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। यह रोग जो है वेरिभोला वायरस, ध्यान रखिएगा, वेरिभोला वायरस एकदम याद रखिएगा, वेरिभोला वायरस के कारण होता है और रोग में तेज बुखार होता है, शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं चिकन पॉक्स की वजह से। और बच्चों में 3 से 6 महीने के अंदर यह टीका जो होता है वो लगवाना चाहिए। और अब आता है नेक्स्ट जो है हर्पीस। यह रोग जो है हर्पीस विषाणु, याद रखिएगा, हर्पीस मतलब हर्पीस विषाणु के द्वारा होता है और यह एक जो है त्वचा रोग है। आपको हर्पीस विषाणु के द्वारा होता है ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा हर्पीस जो रोग है ये इससे जो है शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो याद रखना होगा कि त्वचा का रोग इसमें होता है। इसमें जो है त्वचा में सूजन होना शुरू हो जाता है और एंटीसेप्टिक दवा से इस रोग को मुक्ति पाया जाता है। नेक्स्ट आता है 114 नंबर। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, किसने लिखा था कि जीवन की उत्पत्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओरेपिन। ध्यान रखिएगा, ओपेरिन, ध्यान रखिएगा, ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखा। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ओपेरिन। जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ 1936 में AI ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। इसमें पुस्तक के जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक से वर्णन किया गया है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति में। नेक्स्ट आते हैं सबसे पहले किस प्रकार के श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन विकसित हुआ था? आपके पास में ऑप्शन है, आप मुझे सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनएरोबिक। ध्यान रखिएगा, एनएरोबिक। चलिए आइए इसको डिटेल से सबसे पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जीव जो थे वो कौन थे? एनएरोबिक। याद रखिएगा, श्वसन करते थे। इस प्रकार श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। इस समय क्या है, श्वसन में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी को कंफ्यूजन भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, किसी को भी है नहीं। और आप लोग समझदार हैं, मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं। इस समय ऑक्सीजन की ही जरूरत होती, लेकिन उस समय जो एनएरोबिक जो थे वो क्या करते थे? श्वसन करते थे। उस समय के जो पहले जीव थे और वो जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। एरोबिक, ध्यान रखिएगा, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, लेकिन वही एरोबिक श्वसन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट है 116 नंबर। विषाणु होते हैं, बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन के पास में है, जरा बताइए इसका, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं। देखिए और मुझे इसका सही आंसर के पास ले चलिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, यानी कि पूर्ण परजीवी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा पूर्ण परजीवी। विषाणु होते हैं, क्या होते हैं? तो पूर्ण परजीवी होते हैं। चलिए, विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन और आवास दूसरे के जीव से ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। हम भी क्या करते हैं? हम भी तो वही करते हैं, दूसरे के भोजन पे ही क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो यहां भी विषाणु जो है पूर्ण परजीवी, परजीवी का मतलब जो अपना आवास, अपना खाना दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसे ही कहते हैं विषाणु। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं परजीवी। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जोंक रहे, जू रहे, विषाणु रहे या फिर अमर लती रहे। नेक्स्ट आते हैं वैसे जीव जो सड़े गले चीजों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जीव जो होते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक हुआ, बैक्टीरिया, जीवाणु हुआ। ये सब जो होता है वो क्या है? सड़े गले भोजन जो चीज होती है उसका अपना भोजन बनाते हैं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित पाइमेंट में मनुष्य का निकट संबंधी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरिल्ला। कई बार पूछे, पाइमेंट मनुष्य के निकट संबंधी गोरिल्ला है। नेक्स्ट आते हैं चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख होते हैं। ऑप्शन आपके पास में है, इसका सही आंसर आपको मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समरूप होते हैं। चमगादड़ हुए, टिड्डे हुए, कबूतर के पंख समरूप होते हैं। इन सब के पंख जो थे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वज यानी कार्यरत में थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उसका कोई भी काया नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं, इसी को कहते हैं। यानी कि
अपेंडिक्स, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थ पर क्या होता है? अपने आप ये उग जाता है। क्लियर है? जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहते हैं सेप्रोफाइट कहा जाता है। अधिपादत, ध्यान रखिएगा, अधिपादत ऐसा पौधा है जो पोषी यानी कि होस्ट पौधा पर रहता है और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। जैसे क्या? आर्किड, इसको एग्जांपल में ले सकते हैं, आर्किड होता है और सबसे छोटा बीज जो होता है वो होता है ऑर्चिड का होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा बीज। सरीसृप का युग, आपके पास में ऑप्शन है, सही आंसर मुझे बता दीजिए आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोजोइक महाकल्प में सरीसृप का युग है। यानी कि सरीसृप का युग जो है मेसोजोइक महाकल्प था। मेसोजोइक महाकल्प या कहें तो मध्यजीवी महाकल्प के ट्रियासिक काल जो है उसके स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था, इसीलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। किसको? तो मेसोजोइक महाकल्प को। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा। मेसोजोइक काल में जो है सारे जीव रेंगने वाले होते थे। नेक्स्ट आते हैं 121 नंबर, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पादन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोसेक्राइड्स, यानी कि कार्बन हाइड्राइड पाचन के अंतिम उत्पादन जो है वो मोनोसेक्राइड्स है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। यह शरीर के वृद्धि के लिए, नई कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। यह तो सिंपल क्वेश्चन है, अब बता ही दीजिएगा। अगर यह भी नहीं बता पाएगा तब तो फिर अफसोस की बात है। 123 नंबर क्वेश्चन, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल। अभी जस्ट बताएं ऊपर में ही, एमिनो अम्ल से प्रोटीन के शरीर में संचरण होता है। एमिनो अम्ल अगर ना हो तो शरीर में प्रोटीन का संचरण नहीं हो सकता है। 124 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। अब ऑप्शन बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है और कई बार मैं बताया भी हूं। वक्र में, यकृत में, मूत्राशय में या फिर रक्त में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में। यानी कि शरीर में यूरिया जो है संश्लेषण जो होता है लीवर में होता है, यकृत में। नेक्स्ट है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका सही आंसर होगा यूरिक एसिड। कीट का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो क्या है? यूरिक एसिड है। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यानी कि यूरिक एसिड निकलता है, यानी जिसको कहते हैं यूरिकोटैलिक कहलाता है। एग्जाम्पल जो है छिपकली, सांप, पक्षी। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है, जैसे स्तनधारी, जिसको कहते हैं यूरिकोटैलिक कहलाता है। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है, इसको कहते हैं एमोनोटेलिक्स कहलाता है। और एग्जाम्पल के लिए अमीबा हुआ, हाइड्रो हुआ, मछली हुआ, जिसको जलीय पदार्थ, जलीय जीव होते हैं, सभी कीट होते हैं। ऑप्शन है, जरा मुझे बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरिकोटैलिक। सभी कीट जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट 127 नंबर, रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यूरियस। इसका सही आंसर यूरियस। रबों के रूप में सबसे पहले जो है यूरियस एंजाइम को जो है तैयार किया गया। लाइपेज यानी फैट और फैटी एसिड और ग्लाइसोरिल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट जो है 128 नंबर, उत्सर्जन की इकाई है। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई जो है ये नेफ्रॉन होता है, जो कि किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होता है, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसका जो है न्यूरॉन होता है। एक्सोन जो है न्यूरॉन का ही हिस्सा होता है। एक्सोन जो होता है वो न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन तक जो है संदेश यानी कि मैसेज जो है वाहक के रूप में ये कार्य करता है। तो आज का
जीव विज्ञान का महासंग्राम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आएंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की हालात है और कुछ समय को चुरा के आपके पास में आते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो वर्क देता हूं वो वर्क जरूर कीजिए और साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पे ही ये वीडियो आपके पास जा सकता है। वही एनर्जी देता है। कमेंट नहीं होता है, आप देखते नहीं है, तो फिर जो है थोड़ा सा जो है नीरस लगने लगता है, क्योंकि आपको तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। इससे बदतर जहां पे पढ़ते हैं वहां पैसा देते हैं, फिर भी वहां देखते हैं जहां पे पूरी की पूरी लाइफ सक्सेस पे डिपेंड है और सक्सेस मिलने के 100% चांस है, वहां आप जो है नजरअंदाज करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सक्सेस ही नहीं होना चाहते। और मैं क्या कर सकता हूं? तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका हमें इस चीज के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। और हो सके तो ये उन लोगों के पास वीडियो पहुंचाइए जिनका आपके सिवा कोई दूसरा नहीं हो, एक उम्मीद पे है, तो जरूर इस काम को कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।